हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। आज हम 25/9/2020 से 30/9/2020 के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 25/9/2020 पहला पॉइंट है चुनाव आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो आइए जानते हैं पहले पॉइंट के बारे में। जिस दिन चुनाव के तारीख चुनाव आयोग द्वारा घोषित कर दिया जाता है उसी दिन एमसीसी लागू हो जाता है। तो चुनाव आचार संहिता किस दिन से लागू होता है? जिस दिन चुनाव के तारीख चुनाव आयोग द्वारा घोषित कर दिया जाता है उसी दिन से एमसीसी लागू होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? रूलिंग पार्टी कांट यूज ऑफिशियल टूल्स टू कैंपेन। फिर अगर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, तो रूलिंग पार्टी कांट यूज ऑफिशियल टूल्स टू कैंपेन। बी, ड्यूरिंग द इलेक्शन campaign the political parties and contesting candidates are expected to abide by a MCC evolved by election commission। चुनाव आचार संहिता जब लागू हो जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू अबाइड बाई MCC evolved by election commission। Point C, MCC is broad guidelines to political party and candidates। MCC क्या है? यह एक गाइडलाइंस है। किनके लिए है गाइडलाइंस? पॉलिटिकल पार्टीज और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के लिए। पॉइंट डी, इट इज इंटेंडेड टू मेंटेन द इलेक्शन कैंपेन। एमसीसी क्यों है? इलेक्शन कैंपेन में झगड़ा ना हो और कोई गतिरोध ना हो, इससे बचाने के लिए चुनाव आचार संहिता लागू किया जाता है। पॉइंट ए, इट विल कंटिन्यू अंटिल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। और यह जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, चुनाव का परिणाम नहीं घोषित कर दिया जाता है, तब तक यह लागू रहता है। एमसीसी चुनाव परिणाम के घोषित होने के दिन तक लागू रहता है। व्हाई इन न्यूज, आजकल बिहार में इलेक्शन चल रहा है और बिहार में इलेक्शन कैंपेन चल रहा है और बिहार में 28 अक्टूबर से मतदान होने वाला है। बिहार में कुल 243 सीटें हैं और बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो 243 सीटें विधानसभा का सीट है और 28 अक्टूबर को मतदान होगा। मतगणना 10 नवंबर को होगा। आशा करता हूँ आपको एमसीसी समझ में आ गया होगा। आइए अब दूसरा पॉइंट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन 25 सितंबर को मनाया जाता है। इन्होंने एकात्म मानववाद और अंत्योदय का सिद्धांत दिया था। तो एकात्म मानववाद में इन्होंने कहा था मानव का आध्यात्मिक और भौतिक दोनों का विकास होना चाहिए। मानव का आध्यात्मिक और भौतिक दोनों का विकास होना चाहिए, सिर्फ भौतिक या सिर्फ आध्यात्मिक का विकास नहीं होना चाहिए। इन्होंने एकात्म मानववाद के सिद्धांत में कहा था। अंत्योदय का सिद्धांत में कहा कि अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है द यूनाइटेड नेशन। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। हमने द यूनाइटेड नेशन से संबंधित एक और वीडियो में बातें कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं पीछे के करंट अफेयर्स में। वहाँ पर मैंने कुछ अलग और कुछ दूसरे पॉइंट भी बताए थे। द यूनाइटेड नेशंस
24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था। इसमें 193 मेंबर्स हैं। इसके कुल 6 अंग हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। हमने अपने पिछले वीडियोज में सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट के 5 मेंबरों का नाम बताया था, जो कि इस प्रकार हैं। ब्रिटेन, रूस, चाइना, अमेरिका और ब्रिटेन, रूस, चाइना, एक कम पड़ रहा है, ब्रिटेन, रूस, चाइना, अमेरिका, और एक फ्रांस है। पांचवा ब्रिटेन, रूस, चाइना, अमेरिका और फ्रांस। तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तीसरा ऑर्गन्स है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पांचवा है सेक्रेटेरिएट और छठवा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया है 1994 के बाद, जब पलाऊ को स्वतंत्रता मिल गई थी। तो 5 परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। द यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। इसमें 193 मेंबर्स हैं। इसके कुल 6 अंग हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। परमानेंट में ब्राज़ील, रूस, चाइना, अमेरिका और फ्रांस है। ये 5 परमानेंट कंट्री हैं, सदस्य हैं। तीसरा ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पांचवा है सेक्रेटेरिएट। छठवां है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसे अब 1994 के बाद सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि जब पलाऊ को स्वतंत्रता मिल गई। तो चलिए चलते हैं अगले पेज पर। छब्बीस 9/2020 में पहला पॉइंट है बिम्स्टेक। इसकी स्थापना 1997 को बैंकॉक में हुआ था। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में बैंकॉक में हुआ था और इसमें पहले 4 सदस्य थे और इसका पहले नाम बिस्टेक था, बाद में यह बिम्स्टेक बना। तो जब यह बिस्टेक था तो इसमें 4 सदस्य थे, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका और थाईलैंड। ये 4 सदस्य थे, ये 4 संस्थापक सदस्य थे इसके बिम्स्टेक के। बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य हैं। वर्तमान में बिम्स्टेक के कुल 7 सदस्य हैं। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। यह पहले 4 देशों का ग्रुप था, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। बाद में इसमें म्यांमार शामिल हो गया, तो यह फिर बिस्टेक से बिम्स्टेक बन गया। फिर बाद में इसमें नेपाल और भूटान भी शामिल हो गए। बंगाल की खाड़ी से लगे 4 राष्ट्रों बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका तथा थाईलैंड ने पारस्परिक आर्थिक सहयोग के लिए स्थापना किया। बंगाल की खाड़ी से लगे 4 राष्ट्रों
बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका तथा थाईलैंड ने पारस्परिक आर्थिक सहयोग के लिए स्थापना किया था बिस्टेक का। इसका नाम बिस्टेक से बदलकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन किया गया है। तो ये था बिस्टेक के बारे में, जिसका स्थापना 1997 में बैंकॉक में किया गया था। इसमें कुल 4 सदस्य हैं। बिस्टेक इसमें कुल 7 सदस्य हैं। इसका पुराना नाम बिस्टेक था, बाद में बिस्टेक कर दिया गया और अब नया नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन किया गया है। इसके सदस्य देशों का नाम बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान है। दूसरा पॉइंट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका 26 सितंबर को जन्म दिवस है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का 26 सितंबर को जन्मदिन था और वे शिक्षाविद थे। इन्होंने विधवा विवाह प्रचलित करने और महिलाओं की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल विवाह जैसे कुप्रथा समाप्त करने में भी इनका योगदान रहा। इन्होंने बंगाल पुनर्जागरण के नाम से प्रसिद्ध समाज सुधार आंदोलन का हिस्सा थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बंगाल पुनर्जागरण के नाम से प्रसिद्ध समाज सुधार आंदोलन का हिस्सा थे, जिसे राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर को आधुनिक बांग्ला गद्य का जनक माना जाता है। तो ये था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में। तीसरा पॉइंट है SDG, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। कुल 17 गोल्स हैं और इसको अचीव करने की टाइम पीरियड 2015 से 2030 है। SDG को अचीव करने की टाइम पीरियड 2015 से 2030 है। इसमें कुल 17 गोल्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 9 ही गोल्स लिखे हैं। हम 9 गोल्स याद कर लेंगे, फिर अगले में बाकी को याद करेंगे। तो आइए पहले 9 गोल्स को जानते हैं। नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, छठवां है क्लीन वाटर, सातवां है अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और नौवां है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने सिर्फ यहाँ पर 9 ही गोल्स लिखे हैं, जबकि कुल 17 हैं। हम 17 को बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम इन 9 को चर्चा करते हैं। तो पहला है नो पावर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, छठवां है क्लीन वाटर, सातवां है अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और नौवां है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो आप इन सभी फ्रेज से परिचित हो जाइए, जैसे नो पावर्टी, जीरो हंगर और गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन। तो आप इन सभी फ्रेजों को ठीक से याद कर लीजिए। आप ऐसे मत कर दीजिए गुड क्वालिटी को हेल्थ के साथ लगा दीजिए, क्वालिटी हेल्थ, और गुड को एजुकेशन के साथ लगा दीजिए, गुड एजुकेशन। तो ऐसा मत कीजिएगा। आप पहले इन सभी फ्रेज को एकदम क्लियर याद कर लीजिए। जैसे गुड हेल्थ एक साथ रहे, इसमें कभी कभी ये ना आए कि क्वालिटी हेल्थ आ जाए, कभी कभी बेस्ट हेल्थ आ जाए, तो ऐसा नहीं, जो है इसमें वही हूबहू याद कर लीजिए पहले। तो नो के साथ नो पावर्टी के साथ नो आ रहा है, तो नो पावर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ। मेरा मतलब कि आप इन सभी फ्रेज को जैसे लिखा गया है उसी रूप में आप याद कर लीजिए।
फिर आप इस क्रम को याद करने में आसानी होगा। फिर इसे आपको क्रम में याद करने में इसे आसानी होगा। अगर आप इसे फ्रेज के रूप में हूबहू फ्रेज के रूप में याद कर लेते हैं तो फिर आप इसे जो इसके फर्स्ट वर्ड हैं उसे आप याद कर सकते हैं, जैसे नो, जीरो, गुड, क्वालिटी, जेंडर, क्लीन, एफोर्डेबल, डिसेंट और इंडस्ट्री। ये जो फर्स्ट वर्ड हैं इसे आप याद कर सकते हैं, आप इसे क्रम में करने के लिए, ताकि आपको अगर ये एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है कि जेंडर इक्वालिटी का कौन सा नंबर का उद्देश्य है, जेंडर इक्वालिटी एसडीजी का कौन सा नंबर है, तो ये 5वें नंबर पर है जेंडर इक्वालिटी। तो इस तरह से आप नंबरिंग के साथ याद करने के लिए आप पहले इसे फ्रेज में अच्छे से याद कर लीजिए, फिर आप इसे पहले वर्ड के अनुसार इसे आप याद कर सकते हैं। आप इसे याद करने के लिए ट्रिक इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे नो पॉवर्टी के लिए यहाँ पर नो लिख दीजिए, नो, जीरो, गुड, क्वालिटी, ये एक लाइन में कर दीजिए, नो, जीरो, गुड, क्वालिटी, जेंडर, क्लीन, एफोर्डेबल, डिसेंट, इंडस्ट्री। तो इससे आपको ये 9 का क्रम में याद हो जाएंगे। ये 9 एसडीजी आपको क्रम में याद हो जाएंगे। इसके बाद फिर 8 बचेंगे, तो उसके लिए भी कोई ट्रिक बनाया जाएगा, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो से जीरो हंगर, गुड से गुड हेल्थ, क्वालिटी से क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर से जेंडर इक्वालिटी, क्लीन से क्लीन वाटर, एफोर्डेबल से एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी और डिसेंट से डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्री से इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप इसे 4-5 बार याद करते हैं तो यह याद हो जाएगा। नो, जीरो, गुड, क्वालिटी, नो, जीरो, गुड, क्वालिटी, क्लीन, जेंडर, एफोर्डेबल, डिसेंट, इंडस्ट्री, नो, जीरो, गुड, क्वालिटी, जेंडर, क्लीन, एफोर्डेबल, डिसेंट, इंडस्ट्री। तो आप इस तरह से एसडीजी को याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले पेज पे। सत्ताईस 9/2020। पहला पॉइंट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसके महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम हैं। इसके महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम हैं। ये इथोपिया के हैं। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO का कार्य, इसका मुख्य कार्य दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नज़र रखना और उन्हें सुलझाने में मदद करना है। दूसरा पॉइंट है दुनिया के स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी रखना और आकलन करना। तीसरा पॉइंट है यह संगठन मात्र, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य, संचारी रोग नियंत्रण, असंचारी रोग आदि की रोकथाम की दिशा में काम करना है। मतलब कि संचारी रोग और असंचारी रोग से मतलब जो आदमी से आदमी में फैलने वाले होते हैं उसे संचारी रोग, और असंचारी रोग जो आदमी से आदमी में नहीं फैलते हैं, जैसे इस समय कोरोना वायरस है, यह संचारी रोग है। भारत भी इसका सदस्य है। भारत में इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। भारत भी WHO का सदस्य है। भारत में इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। दूसरा पॉइंट है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम, जिसे अमित शाह ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, संस्कृति, धरोहर और व्यापार जैसी विभिन्न क्षमताओं को उजागर करना है। तीसरा पॉइंट है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये था 27/9/2020 के करंट अफेयर्स। अट्ठाईस 9/2020 के करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह का जन्मदिन 28 सितंबर को मनाया जाता है।
इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की थी और मात्र 23 वर्ष की आयु में राजगुरु सुखदेव के साथ भगत सिंह को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। यह फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त वर आस्क्ड टू थ्रो अ बम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन अप्रैल 8, 1929 डिसाइडेड बाय HSRA। भगत सिंह और बटुकेश्वर को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंकने के लिए कहा गया था और यह किसने कहा था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA डिसाइडेड बाय HSRA। तो HSRA क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किया गया था। इस्टेब्लिश्ड बाय राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सन्याल के द्वारा HSRA की स्थापना किया गया था। दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन CNG। दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन CNG वाहनों में ईंधन के रूप में पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। तीसरा पॉइंट है डेनमार्क के PM मेटे फ्रेडरिक्सन हैं। डेनमार्क के PM मेटे फ्रेडरिक्सन हैं। 29/9/2020 के करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है नमामि गंगा मिशन। नमामि गंगा मिशन यह एक नदी संरक्षण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत हरिद्वार के चंडी घाट पर एक संग्रहालय बनाया जा रहा है जिसे गंगा अवलोकन कहा जाता है। तो गंगा अवलोकन संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? हरिद्वार चंडी घाट पर। PM ने उत्तराखंड में 5 मलजल उप संचार संयंत्र की नींव रखी। गंगा तट पर जैविक खेती करने के लिए गलियारे की विकास किया जा रहा है। सरकार गंगा तट पर जैविक खेती करने के लिए गलियारे का विकास कर रही है। दूसरा पॉइंट है फिल्म निर्माता शेखर कपूर भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष चुने गए हैं। फिल्म निर्माता शेखर कपूर भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष चुने गए हैं। आइए अब 30/9/2020 के करंट अफेयर्स को जानते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट है। पहला पॉइंट है बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था। दूसरा पॉइंट है DRDO ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी स्पीड मैक 2.8 है और यह सरफेस टू सरफेस मार कर सकती है और इसका 400 किलोमीटर मारक क्षमता है। तो यह था DRDO द्वारा लॉन्च किया गया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी स्पीड मैक 2.8 है। यह सरफेस टू सरफेस मार कर सकती है और यह 400 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। तो यह था 25/9/2020 से 30/9/2020 के करंट अफेयर्स। तो इस सीरीज में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सीरीज में। थैंक यू।